गुड। काफी सारे बच्चे नए फेसेस दिख रहे हैं और पुराने भी थे। तो बच्चों आप लोगों का 10th का एग्जाम दे के आए राइट आप लोग? मैं होप कि सबके पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे, है ना? कोई एक्सपेक्ट कर रहा है 100? मैं की बात कर रहा हूँ, नहीं? तो 95 तो बहुत सारे होंगे। How many of you expect more than 95? ग्रेट। अब जिनके नहीं है उनका ये है कि भाई हमने गलतियां की होगी कहीं ना कहीं के लिए। ऐसा तो होगा नहीं कि आपको पूरे पेपर में ऐसा कोई भी चीज था कि जो नहीं आता होगा, ऐसा कुछ हुआ है। एंड अच्छा मोस्टली आप लोग सारे कौन से बोर्ड को बिलोंग करें? सीबीएसई और गुजरात बोर्ड और मिक्स गुजरात बोर्ड का या सीबीएसई, बट दोनों बुक तो सेम ही थी। एनसीईआरटी नो डाउट पेपर पैटर्न थोड़ा अलग था। अच्छा आप लोगों को मुझे बताओ बच्चों, जैसे आप सब लोगों ने मैथ ग्रुप लिया है, कहीं ना कहीं सब लोगों का गोल जो होगा वो ऑब्वियसली कि हम लोग फर्स्ट तो हमारा फोकस नो डाउट बोर्ड तो है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, राइट? बट अलोंग विद बोर्ड हम लोगों को कोई ना कोई, अब आप लोगों ने कुछ ना कुछ डिसाइड किया हो उसके बारे में हम लोग बाद में बातें करेंगे वन टू वन कि आप लोगों ने क्या, आप लोगों का गोल है ये हम सब लोगों को करना है। यस, आप लोगों का जो भी गोल आफ्टर 12th आप लोगों ने जो भी डिसाइड कर रखा हो कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, मुझे इस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना है, तो बोर्ड तो हमें करना ही करना है, राइट? उसके साथ में अब आगे हमें क्या करना है, तो कोई ना कोई एंट्रेंस देना है। वो एंट्रेंस कोई भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन योर चॉइस ऑफ योर करियर, राइट? वो मे बी जेडब्ल्यू हो सकता है, वो मे बी नाटा हो सकता है, वो मे बी एनडीए हो सकता है, वो मे बी ऐसा हो सकता है कि सर मुझे बाहर जाना है तो मैं सेट या आईएलटीएस दूंगा, या फिर मे बी अगर आप लोगों को कहते हैं कि मुझे रिसर्च फील्ड में कुछ अपना फ्यूचर बनाना है तो जेडब्ल्यू के साथ एक आईआईटी करके एग्जाम तो वो दे सकते हो। ये डिफरेंट वेरियस ऑफ एग्जाम्स है, उसमें से आप क्या दोगे या किस पे आपको फोकस करना चाहिए टोटली डिपेंड अपॉन कि आप अपना फ्यूचर कहां तक देखना चाहते हैं, राइट? तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि किस पे आप लोगों को फोकस करना चाहिए अगर आपके गोल के हिसाब से, और उसमें हमें कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बट सबका भी देखिए क्या बोर्ड, काफी बच्चे लोगों ने ये सुन के आए होंगे, मोस्टली आप सब लोग सुन के आए होंगे कि जेडब्ल्यू जब हम लोग बात करते हैं तो नाम आते हैं ना जेडब्ल्यू तो थोड़े बच्चे हिलने लगते हैं कि बहुत टफ होता होगा। ये सुन के आए हो, आप लोगों ने एक्सपीरियंस तो लिया ही नहीं है, तो आपको क्या पता जेडब्ल्यू क्या होता है? आपने कहा या सुना है, मोस्टली अपने सीनियर से सुना है कि भाई जेडब्ल्यू मेंस और जेडब्ल्यू एडवांस नाम की जो चीजें होती है बहुत टफ है। ट्रस्ट मी, मुझे इस फील्ड में ऑलमोस्ट जब यहाँ पर कोई एंट्रेंस नहीं करवाता था 2005 से, जब इसका नाम एआई ट्रिपल हुआ करता था, अगर किसी को पता हो तो, राइट? जिसको हम लोग जेडब्ल्यू अभी जिसको जेडब्ल्यू के नाम से जानते हैं, जोइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसका पहले नाम था ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस, जो एआई ट्रिपल, राइट? जब पूरे सूरत में कोई नहीं करवाता था 2005 से, तब से मैं ये करवाता हूँ। तो मेरी बात का विश्वास करिए बच्चों, जेडब्ल्यू या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम थोड़ी भी टफ नहीं होती है, बस एक ही प्रॉब्लम है जो बच्चों को टफ लगता है। ये मैं आपसे पहले इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता हो कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी, क्या करना है वो तो बात की बात है, क्या नहीं करना पहले जानना जरूरी है, तो ये चीजें नहीं करेंगे। तो पहली चीज, हम 11th 12th साइंस में जो भी आपका फोकस हो, जो भी फोकस हो, कोई मायने नहीं रखता, हम कोई भी चीज रटेंगे, हम वो एजम्पशन वाला काम ही नहीं करेंगे। जैसे 10th में मोस्ट हम यही करते थे, सर ने बता दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता होगा, सर थोड़ी गलत बोलेंगे, हमने मान लिया और आगे बढ़ गए। हमने कभी भी हमारे दिमाग में कभी क्वेश्चन भी नहीं आया कि क्यों होता है, राइट? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हर सब्जेक्ट में, हमने ऑलमोस्ट हर चीजों को अज्यूम किया, किसी ने बोला हमने माना और अप्लाई कर दिया, 10-15 क्वेश्चन एक ही चीज अप्लाई कर लिए, हो गया, हमें लगता है मार्क्स आ गए, हमें सब कुछ आता है। बस वो नहीं करना 11th में, आपको हर चीज, फिर वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो या केमिस्ट्री हो, आपके माइंड में ऑलवेज वो क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि क्यों हो रहा है। क्योंकि आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे, हर एंट्रेंस एग्जाम में आपको वो वाई आएगा, वाई मैटर करता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है? एक चीज ये ध्यान में रखेंगे, हमेशा हर चीज के पीछे का लॉजिक जानने की ट्राई करेंगे,
हर चीज के पीछे का कंसेप्ट समझने की ट्राई करेंगे। मुश्किल होगा क्योंकि आदत नहीं है, इसलिए मुश्किल होगा, थोड़ा टाइम लगेगा चीजें जानने में, राइट, बट यूज टू हो जाओगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ये बिहेवियर में चेंज करना है, और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी, जेन्युइनली मुझे बताना। आप लोगों ने जब 10th की एग्जाम दी और मोस्टली यहाँ पर बैठा हो ऑलमोस्ट सबके ही 90% के आसपास में आ ही होंगे, तो मोर देन 90% आ रहे होंगे। आप लोगों ने जेन्युइनली कितने महीने मेहनत की, जेन्युइन वाला, कि हाँ सही में वो पढ़ाई की यार, वो एक दिल लगा के पढ़ाई की, जान लगाया था अपना। कितने पूरे साल पढ़ाई की पहले से लेकर नहीं क्यों? क्यों जरूरत ही नहीं थी, क्यों करोगे? मुझे लगता है कि 10th का जो आप लोगों का सिलेबस है उसके हिसाब से लास्ट के अगर मैं 2.5 से 3 महीने अगर जेन्युइनली अगर मेहनत कर लूं तो 90% तो बन जाता है। बिलीव करते हो? मतलब मेरे साथ एग्री करते हो कि किसी को नहीं लगता नहीं सर तो भी बोलते हो सर हमने तो पूरे साल पढ़ाई की तब जाके 90 बनता है। एग्री करते हो? 3 महीने काफी है। बस यहाँ पर ये डिस्कशन, वो एटीट्यूड आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ये सोचूंगा कि मैं यहाँ पर भी 3 महीने पढ़ाई करके काम कर लूंगा तो यहाँ 3 महीने में बोर्ड की बात नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगा, मैंने उसका पहला रीजन दे दिया, तो यहाँ एप्लीकेशन बेस्ड और कंसेप्चुअल बेसिस दी जाने वाली है, रट्टाफिकेशन काम नहीं करेगा। और यहाँ पर जो भी आप लोगों के एग्जाम है, फिर वो बोर्ड हो और अदर दूसरी चीज। अब हमने एक चीज ऑब्जर्व की, जब आपने 10th का बोर्ड दिया उसके पहले ऑब्वियसली 9th करके आए थे, कौन सा ज्यादा टफ था, 9th या 10th? 9th। 10th आपको इजी लगा होगा जब आपका 9th के कंसेप्ट क्लियर होंगे। एग्जैक्टली सेम विद 11th एंड 12th। हम करते क्या है, 12th में बोर्ड देना तो हम 11th को बहुत लाइटली लेते हैं, और वो प्रॉब्लम होती है 12th में। यहाँ पर हर इंडिविजुअल चीज ऑफ 12th इज टोटली डिपेंड अपॉन कंसेप्ट ऑफ 11th। आपने मिस किया, आपको 12th में रोना आ जाएगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, सर आप तो साइंस ले या नहीं ले, मैं सिर्फ आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि क्या क्या नहीं करना आपने, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि हम ध्यान कब से देंगे, आज से, अभी से जब हम पढ़ाई चालू करेंगे, राइट? ऐसा नहीं कि मुझे 12th में बोर्ड देना तो मैं तब से पढ़ाई करना चालू करूँ। अगर 11th वीक है तो 12th वीक ही लगेगा। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, नीचे लिखे हुए मैंने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम इसको छोड़ दो, बाकी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ऐसा नहीं है जिसके अंदर मैथ का जब पेपर आएगा तो 60% सिलेबस इज फ्रॉम 11th। तो 11th को जरा भी इग्नोर नहीं करो। जिनको सिर्फ बोर्ड देना है, तो मुझे बोर्ड देना है, अब्रॉड जाना है, तो बोर्ड को देना है ना, बोर्ड के मेन के सारे कंसेप्ट जो 11th पाएंगे, तो इसलिए हम 11th को इग्नोर नहीं करेंगे, राइट? और ये जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम होगी या बोर्ड होगा वो कितने महीने के बाद होगी, आप 8 से अगर काउंट करते हैं, आज से अगर आप काउंट करते हो 24 कितने महीने, ऑलमोस्ट 24 to 25 मंथ। मार्च में बोर्ड होगा, ठीक है? उसके पहले आप जेडब्ल्यू के एक अटेम्प्ट दे दोगे जनवरी में, एक अटेम्प्ट दोगे आप अप्रैल में, ठीक है? मुझे पता है कि जो भी जेडब्ल्यू पे फोकस कर रहा है वो मेंस तो आराम से क्लियर कर लेंगे, तो मेरी गारंटी, और अच्छे परसेंटाइल के साथ। मेरी गारंटी एक ही जगह नहीं होती है, वो होता है एडवांस में, जिनका आईआईटी फोकस है उस लेवल की कॉलेज फोकस, क्योंकि एडवांस एक ऐसी एग्जाम है जिसमें मैं थोड़ा भगवान के ऊपर से नीचे पढ़ाने आ जाएगा, तो भी आपको ये भी भगवान की गारंटी नहीं ले सकता कि आपको करवा ही देगा, क्योंकि वो पूरा एप्लीकेशन जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे, हम आपको गाइड कर सकते हैं, आपको क्लियर नहीं करवा सकते, तो आपको खुद को ही करवाना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। मेहनत आपको, हम तो साथ में खड़े ही, बट हमारी भी मेहनत से मैं आपको, मेरी मेहनत से मैं आपको बोर्ड पे गारंटी दे सकता हूँ। मुझे पता है पूरा पेपर कहाँ से, जैसे आपको भी पता था ना 10th का पेपर फिर आपने क्या किया था, एनसीईआरटी की छोटी सी बुक की थी, लास्ट 10 साल के पेपर करके चले गए थे, हो गया पूरा पेपर उसी में से आया था। कौन सा बाहर आया था? 12th बोर्ड बेस्ड ही होता है, पूरा तो नहीं बट काफी कुछ, बट एंट्रेंस वैसा नहीं होता है। तो हम 24 महीने के बाद ये एग्जाम देंगे जिसकी तैयारी आज से हो रही है, तो हमें वो जो कंसिस्टेंसी है ना वो मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दिन मुझे बहुत जोश आ गया, जैसे इनिशियली होता है, हर बच्चों के साथ होता है, बहुत जोश में होते हैं, स्टार्टिंग में बैठे हुए 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं,
फिर 1 आध वीक तक चलता है ये सब, फिर 1 महीने रेस्ट पे चले जाते हैं, फिर वापस जागते हैं, फिर 2-1 दिन वापस पढ़ते हैं, फिर वापस रेस्ट पे चले जाते हैं। वैसे लोगों का यहाँ पे काम ही साइंस में ही काम नहीं है। आप 3 घंटे पढ़ो, पूरा आपने कहीं सुन के अगर पूरे दिन बुक में घुसना पड़ता है साइंस में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप रोज के 3 से 4 घंटे दो अपनी सेल्फ स्टडी को लेके, बट रोज दो, मोर देन इनफ है, ट्रस्ट मी, मोर देन इनफ है। अगर आपने 24 महीने रोज के 4 घंटे की सेल्फ स्टडी की, आप जहां जाना चाहते हो बहुत अच्छे AIS के साथ पहुंच जाओगे। उतना करना है, रटना नहीं है, चीजें समझनी है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। ठीक है, आई होप कि इतना तो कर ही लोगे सब लोग, यस और नो। और एक दूसरी बात, यहाँ पर जब भी हमारा क्लास होगा, हमारा ये फिजिक्स हो या मैथ्स हो या केमिस्ट्री हो, यहाँ पर कोई भाषण नहीं हो रहा है कि हम आएंगे बोलेंगे आप सुनोगे घर चले जाओगे। यहाँ पर हमारा हर सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव होना चाहिए। भाई नहीं समझ आता है मुझे रोको, 1 बार नहीं 10 बार रोको, 20 बार रोको, मैं आपको 20 बार समझाऊंगा। बट अगर मुझे कभी इच्छा होगी आपको पूछने की और फिर मैंने पूछा तो फिर मैं 1 ही बार पूछूंगा और वो आपको आना चाहिए। क्योंकि फिर तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर मैंने ऑब्वियसली मैं वही पूछूंगा जो मैंने पढ़ा है, तो फिर मैं ही सोच के चलूंगा ना, आपने डाउट नहीं पूछा मतलब आपको सब आता है, फिर तो मेरे क्वेश्चन का आंसर बनने चाहिए आप लोगों से, राइट। तो यहाँ पर कोई भी सेशन बोरिंग नहीं होने वाला है, सिर्फ आओगे सुनोगे प्रवचन की तरह चले जाओगे, वैसा नहीं होना चाहिए, राइट। हम हमेशा इंटरेक्टिव सेशन करेंगे और हर चीज जानने के पीछे हम लोग लगेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्लियर, ठीक। बाकी बातें करते रहेंगे बच्चे, चलता रहेगा अपनी बातें पूरे दोस्त लोग। तो थोड़ी सी पढ़ाई को रिलेटेड बातें कर लेते हैं। अब स्टार्टिंग में आप लोग तो मान के चलो कि 20-25 दिन ऐसे होने वाले कि आप जो 10th से पढ़ के आए हो, मैं उसी सारे टॉपिक की बातें करूंगा जिसके बारे में आपको नया नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं उसके बारे में जानते होंगे, पर हो सकता है कि उतना डेप्थ में नहीं जानते हो जितना डेप्थ में आपको पता होना चाहिए वो 11th में। ठीक है, राइट। तो फर्स्ट जो टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये है दो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक है इनइक्वालिटी और एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक आप लोग 10th से पढ़ते हो, राइट। इनइक्वालिटी भी आपको कहीं ना कहीं आइडिया है ना इनइक्वालिटी के बारे में, राइट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ बच्चों, जब हम लोग इनइक्वालिटी बोलते हैं, अरे थोड़े बच्चों का जो लास्ट के क्लास में तो यार टाइम पता होगा, बट ठीक है वापस सुन लो। हम मैथ में 2 चीजें करते हैं, इक्वालिटी और एक इनइक्वालिटी। जब हम लोग बोलते हैं तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, मे बी x इक्वल टू y और मे बी x ग्रेटर देन y और x इज लेस देन y। अगर मुझे दोनों को साथ में लिखना हो, अगर x इक्वल टू y, इसकी बातें कब होगी जब x इज नॉट इक्वल टू y। तो अगर x y के इक्वल होगा तो x y के इक्वल नहीं होगा, अगर x y के इक्वल नहीं है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, 2 पॉसिबिलिटी, x y से बड़ा होगा या x y से छोटा होगा, राइट। बट अगर दोनों चीजें अगर मुझे साथ में लिखनी है, x इक्वल टू y और x ग्रेटर देन y और लेस देन y, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी साथ में लिखनी है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, इसको क्या लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, और इसको क्या लिख सकते हो x इज लेस देन इक्वल टू y। सही, x ग्रेटर देन इक्वल टू y और x इज लेस देन इक्वल टू y, राइट। थोड़े से टर्मिनोलॉजी जो हम लोग 10th तक नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, उसमें 3 सिंबल, एक तो ये, एक ये और एक ये। इसका मतलब अगर किसी को पता हो, जिनको नहीं आइडिया है, ऑलमोस्ट नहीं होता बच्चों का 10th में, जो भी आंसर दे रहे हो तो मेरे से ऑलरेडी इंटरेस्ट को पता है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये क्या चीज का सिंबल है, बिलोंग्स टू। जब मैं बोलता हूँ x बिलोंग, ऐसे लिखा मिलता है आपको मैथ में, तो बोलते देखिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो कहां से लेनी है आपको, नेचुरल नंबर में से, राइट। जब हमें ऐसा मिलता है कि x बिलोंग्स टू z, इसका मतलब x बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यू, तो मुझे पता चाहिए मुझे x लेना है तो कहां से लेना है, तो ये उसका सिंबल।